हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूँ फिजिक्स। आपको पता है कि मैंने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना, इसके लिए हमने ड्यूरेशन भी किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देखिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये वीडियो भी कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब कोई आवेश जो होता है, जब कोई दो समान परिमाण के आवेश, ठीक है, समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से किस अल्प दूरी पे होते हैं, तो इस तरह से जो निकाय होता है, अल्प दूरी को हम लोग 2l लेते हैं, तो इस तरह से जो निकाय होता है उस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। देखिए, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, ये एक दूसरे से अल्प दूरी या जो 2l होता है बहुत कम होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पे, इसके अक्ष के किसी बिंदु पे अगर कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू RQ होता है, ठीक है, जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, R क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां हमको तीव्रता की गणना करनी होती है, और बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप मान जानते ही हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अच्छी स्थिति में। अगर हम बात करें अच्छी स्थिति में वैद्युत, उस दिन हम लोग अच्छी स्थिति में पढ़े थे, आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्षी स्थिति में, ठीक है। मतलब जब कोई आप बिंदु उसके अक्ष पर नहीं होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है वही है और ए बी है, ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इसके मध्य बिंदु के ठीक आर दूरी पर, इसका मध्य बिंदु है, इससे ठीक आर दूरी पर हम इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह से अगर मिलाएं, और एक बात समझिए, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने कोई आवेश रखा हुआ है P, मानते हैं कि प्लस आवेश का है, ठीक है, P ए +1 कूलम आवेश का है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इस आवेश के कारण इस पे कितना बल लग रहा है और इस आवेश के कारण इस पे कितना बल लग रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है। अगर हम कहें कि इस, देखिए आपको पता है कि कोई आवेश है तो वो अपनी चारों तरफ क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, यानी वैद्युत फील्ड क्रिएट करता है। अगर वो माइनस आवेश है तो ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर प्लस आवेश है तो धनात्मक वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो आज हम फाइनली बात करने वाले क्या कि निरक्षीय स्थिति में, यानी इसको बोल सकते हैं अध्रुवीय स्थिति, अध्रुवीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, ठीक है। अब बात समझिए, तो हमने कहा कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश जो ए और बी पॉइंट पे रखे गए हैं। अगर इनके बीच की अगर दूरी की हम बात करें तो इनके बीच की जो दूरी है वो आपका 2l है। हमने कहा कि इसके मध्य, ठीक है, इसके मध्य बिंदु यानी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से तक क्या है, r है, एक कोई बिंदु P है जहां पर 1 कूलम आवेश रखा गया है। वो हम अपने सुविधा के लिए हम यहाँ पर एक आवेश रखे हुए हैं। इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है आपको। तो देखिए एक थ्योरम है, ठीक है, एक थ्योरम है कि अगर कोई रेखा है ना, इसके मध्य बिंदु पे कोई लंब रेखा है तो
तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो जितना इस पॉइंट का इससे दूरी होगा उतना ही इस पॉइंट से इससे दूरी होगा। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरह अगर इसको मिलाएंगे तो जितना ए होगा उतना ही क्या होगा, ए भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एपी होगा चित्र में जो एपी बराबर हो जाएगा, ठीक है, एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। ठीक है, ये समझिएगा, ये आपका एक थ्योरम है। अब हम बात करते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए पर यहां पर दो आवेश है ना, इसके कारण यहां पर भी कुछ तीव्रता बनेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके कारण भी इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और आपको पता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है एक सदिश राशि होती है, उसकी एक प्रॉपर दिशा होती है, और वो दिशा किधर होती है, माइनस, देखिए वैसे प्लस से माइनस की तरफ होती है। अगर दो आवेश है तो प्लस से माइनस की तरफ उसकी दिशा होगी, लेकिन अगर दोनों प्लस है तो जो बड़ा आवेश होता है तो उसकी दिशा छोटे आवेश की तरफ से दिशा होती है। अब यहां समझिएगा, जैसे हम बात करें अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पे कितना होगा। ठीक है, यानी लिखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, ठीक है, पी पर तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस तीव्रता को हम E1 मान, अच्छा इसके पहले हम फिगर को समझिए, पहले फिगर को, यहां पर ए आर है, ये पूरा क्या है 2L है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा L, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस की जो है वो क्या हो जाएगा L। और आपको पता है पाइथागोरस पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ए लंब है, सॉरी ए आर है यानी लंब है, और ये क्या है आधार है, तो जो इसकी वैल्यू हम पता करें तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम इसी तरह से इसका वैल्यू जो जाएगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो माइनस क्यू आवेश का जो पी पे तीव्रता होगा कितना होगा, माइनस क्यू आवेश का जो पी पे तीव्रता होगा वो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था फार्मूला, अगर हम कहेंगे तीव्रता E1 है, ठीक है, तीव्रता क्या है E1, तीव्रता E1 है तो हम इसको पढ़े थे फार्मूला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अब यहां बात समझिएगा, आर स्क्वायर क्या होता था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों जिस बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, हमको इस बिंदु ज्ञात करनी है, तो जिस बिंदु पे अगर कहें कि यहां पर हमने यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी कितना है, √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं इस तरह से एपी का स्क्वायर कह सकते हैं आप। ठीक है, एपी का स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी दिशा की तो देखिए माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस से माइनस यानी इसकी दिशा होगी, जो दिशा इस साइड में होगा, इस साइड में इसकी दिशा होगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दिशा जो होगा P से A की तरफ होगा, A इसकी दिशा होगी। अगर इसको हम सही से लिखें तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर स्क्वायर करेंगे तो अनुट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब यहां पर समझिएगा, और इसकी दिशा क्या है, P से एक तरफ है, P से A की तरफ। इसको आप एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, हमने बताया ना इसके कारण जिस पे लगने वाला यहां पर तीव्रता जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, P से एक तरफ होगी। और आपको पता है फार्मूला तीव्रता का क्या होता है, E बराबर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण
P पर तीव्रता, P पर तीव्रता, ठीक है, P पर तीव्रता। अगर हम कहें कि ये हमारा E2 है तो बात वही हुआ, देखिए A प्लस क्यू आवेश है, तो कहने का मतलब क्या है, जब A प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण जो इस पे बल लगेगा तो कितना हो जाएगा, तीव्रता कितना होगा इसके कारण इस बिंदु पे, तो ये होगा 1/4πε0K। अच्छा, यहां भी आवेश क्या है, Q है। देखिए हम आवेश के परिणाम को ही बस लेते हैं, तो आवेश क्या है, Q है, और जो दूरी है, यहां भी दूरी क्या है, वही हमने देखिए AP पावर क्या है, BP है, मतलब L² + R², तो L² + R², ये भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर भी वही चीजें होंगी, यानी क्या हो जाएगा L² + R², ठीक है। और इसकी दिशा क्या हो जाएगा, देखिए ये बड़ा आवेश है और ये छोटा आवेश है, तो B से P की तरफ BP। अब थोड़ा सा यहां समझिएगा बात को, यहां से इसकी दिशा इधर हो गया और इसकी दिशा इधर हो गया, तो इसका अगर इस लाइन को हम और इधर बढ़ाएं इसकी दिशा की तरफ, तो जो इसकी दिशा हो जाएगी, ये आपका E1 का दिशा है और ये आपका E2 का दिशा है ना, E1 का दिशा और E2 का दिशा। और हमको पता है कि दोनों सेम आवेश है, सेम, इन दोनों का परिणाम क्या है, आपस में समान है। चूंकि देखिए AP पावर क्या है, BP है, अगर कोई समान आवेश है और समान दूरी की तीव्रता की गणना करनी है तो तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं चूंकि E1 बराबर क्या है, E1 बराबर क्या है, E2 है, ठीक है, क्या है, E1 बराबर E2, और ये कितना है, 1/, ठीक है, 1/4πε0 Q और Q/L² + R², ठीक है। E1 बराबर क्या है, E2 बराबर इतना, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए अब देखिए इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर, तो जब भी दो सदिश राशि होते हैं, आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, दो सदिश राशि होते हैं, दोनों का परिणाम क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमने कहा कि एक सदिश राशि इधर जा रहा है और एक सदिश राशि इधर जा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच जो परिणामी होता है ना, क्या होता है, इनके बीच जाता है, ठीक है, क्या होता है, इनके बीच। और जब दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे ना, जब ये दोनों बल समान होंगे तो ये इसके ठीकों ठीक बीच में जाता है, एकदम सीधे मध्य में ही जाता है। अगर हम कहें कि 90 डिग्री पे है तो ये 45 पे होगा और ये 45 पे, इसके ठीक मध्य में ही परिणामी होगा। तो कहने का मतलब क्या, देखिए यहां पर भी क्या है, दोनों E2 और E1 क्या है, बराबर है, तो जो इसकी परिणामी होगी ना, ठीक इसके मध्य से ही गुजरेगा, यानी ऐसे ही गुजरेगा। और हम सपोज करें कि अगर एक कोण थीटा है तो ए भी कोण कितने का होगा, थीटा का होगा। और हमने इसके लिए एक फार्मूला पढ़ा था, अगर दो सदिश है इनके बीच का कोण क्या है, अगर दो सदिश है इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है ना, ठीक है। और ये आपका क्या है कि R1 है और ये क्या है, R2 है। तो जो इनका परिणामी होता है R जो होता है, हमने क्या पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू cos 2 थीटा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। यानी दो सदिशों का जो परिणामी होता है, ये क्या होता है, ये इस फार्मूले से हमने पढ़ा था, ये R क्या है, इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी है। तो अब बात समझिए, E1 और E2 के बीच का जो कोण हमने मान लिया क्या है, थीटा है। यहां पर हम लिख लेते हैं, माना E1 तथा E2 के बीच का कोण 2 थीटा है, ठीक है। हमने माना कि E1 तथा E2 के बीच का कोण क्या है, 2 थीटा है। तो जो अगर परिणामी सा क्या हो जाएगा, 2 थीटा तथा परिणामी E है। तो अब बताइए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा √ E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू क्या, cos 2 थीटा, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
ठीक है, अभी हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझिएगा, जो ई बराबर क्या निकल जाएगा, और आपको पता है ना क्या कि जो E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, जब E1 और E2 आपस में बराबर है तो क्या हम इसको इतना नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 2E1, है ना, 2E1 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि देखिए हमने यहां लिखा हुआ है कि AP पावर B यानी E1 पावर क्या E2, तो जो E1 के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, 2E1 लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी क्या है, ये 2, देखिए E1 और E1 ए भी E1 कर लेंगे, ए भी E1, तो ये क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। अब अगर देखें आप तो ये आपका जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, E बराबर 2, इसमें अगर आप कॉमन ले लेते हैं आप, ठीक है, 2 क्या कर लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं आप, तो 2 और कॉमन हो जाएगा, तो ये 2E1 कॉमन कर लीजिए, यानी 2E1 का स्क्वायर आप कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहां आपका बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब हम बात करते हैं, यहां पर देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर 2E1 है, इसका स्क्वायर, और आपको पता है कि यहां पर हम इसको एक cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपको पता होगा कि 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी कहने का मतलब क्या है आपका, ये टोटल हो जाएगा अंडर रूट 4 E1 का स्क्वायर और फिर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 E1 का स्क्वायर फिर cos स्क्वायर थीटा। अब फिर समझिएगा, अब यहां से अगर हम बात करें, जब स्क्वायर को हटाएंगे आपका ये क्या हो जाएगा, 2E1 और ये जाएगा cos थीटा, 2E1 cos थीटा। ठीक है, अब थोड़ा यहां समझिएगा, अगर हम क्या करें, ठीक है, अगर हम E1 का वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है, E1 का वैल्यू रख देते हैं, E1 का वैल्यू क्या है, आप देखिए यहां पर E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वही बात हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्या हो जाएगा, क्यू बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां थोड़ा समझिएगा, ये जो cos थीटा दिख रहा है ना, तो फिगर में आइए, अगर ये थीटा है तो ए भी कोण कितने का हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा। अब कहीं क्यों होगा, तो आपको पता है ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, ये इसके समांतर होगा, तो एक कोण कौन से, एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब जब एक थीटा है तो एक बात देख, cos थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, जो cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, आधार बटे कट। आधार क्या है आपका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी यल, और कट क्या है आपका, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम cos थीटा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एल बटे अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब पेज को पलट देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा क्या होगा, ए आपका होगा 2k, ठीक है, क्या होगा, ए आपका हो जाएगा E बराबर 2q, ओके, और यहां पर आपका जो हो जाएगा ये तो रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका रहेगा एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपका था यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां था आपका अंडर रूट ना, तो अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप क्या रखेंगे, 1/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे इतना कर सकते हैं ना, और ऊपर यल था तो क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब यहां समझिएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस यल। अच्छा, एक फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, P बराबर 2q प्लस 2q इंटू एल, और 2q इंटू एल क्या है, ये है वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P
पी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पी। अभी क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर क्या है 1 है, तो 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा L² प्लस R² और पावर जाएगा 3/2। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगर इसको ध्यान से आप देखें, अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो R है ना, L है, जो L वो R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। मानो L R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है, यानी L R जो है से बहुत बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम इसको 0 ले लेते हैं, यानी P बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और जब L को हम 0 लेंगे तो ये 0, ये R² और इस पे पावर कितना होगा 3/2, यानी E बराबर क्या हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और ये देखिए पावर 2 है, यहां भी 2 है, 2 पावर 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा R3, ठीक है। तो बस हमको यही प्रूव करना था कि वैद्युत क्षेत्र के किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में, यानी हम कहें कि अध्रुवीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा E बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R3, जहां के क्या होता है माध्यम का परिवर्तनांक होता है और ये निर्वात तथा वायु के लिए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। एक बार फिर से हमको इसको रिवाइज करते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात फिगर को समझना होगा आपको, ठीक है। फिगर में आप समझ रहे हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है ए बी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए -q और ये क्या है +q है। इससे इसके वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर किसी पॉइंट, कोई पॉइंट P है, वहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आपको पता है फिगर से पाइथागोरस प्रमेय से कि अगर ये 2L है पूरा तो L हो जाएगा, और ये R है तो ये जाएगा L² प्लस R² हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब -q के कारण इसमें जो तीव्रता होगा वो आपका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के q बटे क्या AP², मतलब बीच की दूरी होता है ना, हम थोड़ा पढ़े हैं कि बीच की दूरी, तो a इतना हो जाएगा और AP का वैल्यू क्या हो जाएगा L² प्लस R² हो जाएगा। इसी तरह +QR² हो जाएगा, जो +QR² तीव्रता हो जाएगा a भी इतना हो जाएगा, और इसकी दिशा क्या होगी B से P की तरफ होगी, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी समान है, दोनों की, इसका भी अच्छा आवेश का परिमाण भी समान है और बीच की दूरी भी समान है, तो तीव्रता भी तो समान ही होगा ना। अरे भाई जब यहां पर कोई आवेश हमने रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर हमने कोई आवेश रखा हुआ है और यहां से इस पॉइंट पर हमने तीव्रता निकालनी है, और यहां पर हमने कोई आवेश रखा हुआ है, यहां से इसी पॉइंट पे अगर ये 2 का है, ये भी 2 का है, तो और ये भी आवेश 2 कूलाम का, ये भी 2 कूलाम का, तो दोनों की तीव्रता तो भी समान होगी ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहां से आपको पता है दोनों ये समान है। अब जब भी दो सदिश राशियों के बीच, दो भी सदिश जो मतलब किसी कोण पे क्या होते हैं कार्यरत होते हैं, मतलब उनके बीच कोई एंगल बना होता है, तो उनका जो परिणामी होता है उनके ठीक बीच में निकलता है, ठीक है ना ही। अब बात समझिए, हम एक एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है कोई वस्तु को इधर खरीद मतलब ठेलता है किसी बल से F1 बल से, और कोई वस्तु इसको इधर F2 बल से खींचता है, तो ना ही ये इधर जाएगा और ना ही ये इधर जाएगा, ये ठीक इसके बीच में ही तो जाएगा। तो वही बात है, तो इसकी तीव्रता भी कुछ ऐसे ही होगी। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, हमें आशा कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।